हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय शैगी साइनिंग इन। और पिछले 24 घंटे में जो आग के नाम पर जो धुआं उड़ा है उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें सही में कुछ अच्छे के लिए हुई है या फिर ये सब बस कहने सुनने की बात है। तो खैर, तुम अपने पैजामे का नाड़ा बांधो और बिना टाइम वेस्ट किए आते सीधा मुद्दे पे। तो आज के हम लोग सबसे पहले अपडेट की बात करें जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। और मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनली अपने डीप स्लीप से जागी है और कुछ वैसा डिसीजन लिया जो शायद हम लोग के लिए अच्छा हो सकता है। मेसन माउंट की डील कंफर्म हो चुकी है, हियर वी गो आ चुकी है। मेसन माउंट अब नेक्स्ट सीजन से मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलेगा। अब देखो, इस चीज पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है काफी बारी कि मेसन माउंट डेफिनेटली एक बूस्ट है अगर तुम मिडफील्ड में तुम बात करोगे। लेकिन अगर मेसन माउंट के ज्वाइन कर लिया है, अब क्योंकि ज्वाइन इसने कर लिया है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एरिक टेन हैग उसको खिलाएगा कहां पर। बिकॉज अगर तुम एरिक टेन हैग के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो ऑलरेडी मानता है कि मेसन माउंट उसके लिए मच बेटर बूस्ट है। और अब ये अभी की न्यूज नहीं है, एरिक टेन हैग मेसन माउंट को 2017-18 से चाहता है। अगर तुम लोग अभी उस समय के तुम रिपोर्ट्स की बात करोगे तो एरिडीवीजी में जब एरिक टेन हैग एज अ एएक्स कोच था तब उसे मेसन माउंट पसंद आया था, 18 साल का वो मेसन माउंट, और तब से वो मेसन माउंट को अपनी प्लेइंग 11 में खिलाना चाहता है। तो ये चीज तो प्रॉपर है कि एरिक टेन हैग मेसन माउंट को यूज करना जानता है, चाहे वो सोचता भी है कि वो मेसन माउंट को कैसे यूज कर सकता है। बट अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड के करेंट तुम सिनेरियो की बात करोगे तो मिडफील्ड में आखिर जगह कहां बनती है मेसन माउंट को खिलाने के लिए। बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारे पास एरिक्सन है अब, और ऑब्वियसली तुम्हारे पास फ्रेड की भी कहानी है, और ब्रूनो फर्नांडिस और कासेमीरो तो है ही। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि आप अगर मेसन माउंट को इस ट्रियो में डालते हो, जो कि सबसे बड़ी अभी पॉइंट है कि आपको ट्रियो खिलानी है मेसन माउंट प्लस ब्रूनो फर्नांडिस प्लस कासेमीरो की, तो अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं। सबसे पहली तो आप एरिक्सन और फ्रेड के लिए जगह नहीं बना पाओगे, और अगर जगह नहीं बना पाओगे तो क्या आप उनको बेचने के बारे में सोच रहे हो? और अगर बेचने के बारे में सोच रहे हो तो अभी तक मार्केट में अभी तक उन्हें क्यों नहीं सेल पॉइंट करा? और अगर तुम दूसरे पॉइंट की बात करोगे तो इनका खिलाने की मोटो है तो 2 सीएम और 1 सीडीएम हो जाती है। तो ऐसे में अब मेसन माउंट कहां उस पूरे सिनेरियो में फिक्स होता है, ये सबसे बड़े देखने वाली बात है। खैर, अगर हम लोग बूस्ट की बात करें तो मेसन माउंट डेफिनेटली एक बूस्ट है, लेकिन अब ये पूरा डिपेंड करता है कि एरिक टेन हैग उसको यूज कैसे करता है। और अगर हम लोग बिड की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अब पहली बिड अपनी ओनाना के लिए डालने वाली है, जो कि खुद में बहुत बड़ी न्यूज है अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से देखो तो। और अगर डेविड डेया के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये चीज तो थोड़ी सी कंफर्म होती हुई दिख रही है कि डेविड डेया शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ते हुए दिखेंगे। बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये चीज तो बोल दी है कि अगर डेविड डेया मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ना चाहते हैं तो इसलिए वो अपने छुट्टी से वापस आए और वो फेयरवेल ले जो वो डिजर्व करते हैं, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस समर वो छोड़कर चले जाए। अब ये चीज तो कंफर्म नहीं है कि उनको ऑफर कहां से, बट ये चीज तो है कि अब शायद डेविड डेया तुम्हें छोड़ते हुए दिख सकता है और आंद्रे ओनाना अपना नंबर 1 होगा। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के सेकंड टॉपिक पर, जो कि है सऊदी के तरफ से। और फाइनली इतने दिन के रगड़े के बाद मार्सेलो ब्रोजोविच ने अब अल नसर को ज्वाइन कर लिया है। हेयर वी गो भी आ चुकी है। बट द मेन क्वेश्चन इज, क्या मार्सेलो ब्रोजोविच एक्चुअली रिक्वायर्ड था अल नसर में? तो बड़ा आंसर है हाँ भाई, रिक्वायर्ड था। इनकी जो मिडफील्ड है, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता रखी है कि क्या मरियल सी मिडफील्ड है अल नसर की। तो ऐसे में तो ऐसा एक बंदा जो मिडफील्ड को संभाल सकता है दोनों तरफ से और एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम कर सकता है, वो बंदा डेफिनेटली रिक्वायर्ड था। तो ऐसे में भले ही ब्रोजोविच के लिए जो कॉन्टैक्ट्स आ रहे थे वो बार्सिलोना से आ रहे थे, बट बार्सिलोना ने ये चीज मान ली कि मार्सेलो ब्रोजोविच बहुत ज्यादा महंगा प्लेयर है उनके हिसाब से, और इसलिए ब्रोजोविच ने फाइनली अल नसर को ज्वाइन करना बेटर समझा है। तो ऐसे में अब हकीम जियच ऑलरेडी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कारण ही ये सब फेनोमेना हो रहा है। तो अब बचा मार्सेलो ब्रोजोविच, जो कि मच बेटर बूस्ट है जो अभी करंट अल नसर टीम खेल रही है उस पर। और अगर दूसरे बंदे की बात करें जो सऊदी में अब ज्वाइन कर चुका है, वो है रॉबर्टो फर्मिनो। और रॉबर्टो फर्मिनो ऑलरेडी तो मुझे न्यूज पता थी कि अल अहली से कॉन्टैक्ट ऑफर्स आए थे,
अब ये न्यूज़ है कि रॉबर्टो फर्मिनो अब अल अहली को ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि खुद में ही बहुत बड़ी बात है, और 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट जो बनी है उनकी रॉबर्टो फर्मिनो के लिए। और अल अहली ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा पे अमाउंट देने का सोचा है। जो सैलरी है उनकी वो 400K या 500K के आसपास की सैलरी होगी रॉबर्टो फर्मिनो के लिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने के लिए। और ऐसे में तुम्हें ऑलरेडी पता है कि रॉबर्टो फर्मिनो के लिए कहाँ कहाँ से ऑलरेडी लिंक्स थे, रियल मैड्रिड भी उस लिस्ट में शामिल थी। बट अब रॉबर्टो फर्मिनो अल अहली को ज्वाइन कर चुके हैं, तो अल अहली के लिए भी ये चीज़ बहुत बड़ी न्यूज़ होगी, बिकॉज रॉबर्टो फर्मिनो जैसा प्लेयर अगर तुम्हारे आर्सेनल में हो तो ये डेफिनेटली एक मच मच बेटर बूस्ट होता है। अगर तुम लिवरपूल के फैन हो तो तुम्हें ऑलरेडी मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब इसी के साथ हम लोग आते हैं इसके थर्ड अपडेट पर, जो कि है बायर्न के तरफ से। और देखो, एक चीज तो शायद सभी इस पॉइंट पर एग्री कर सकते हैं कि बुंडेसलीगा की जितनी भी टीम्स हैं वो अपने प्लेयर्स पहले से चुनना भी पसंद करती हैं, वो पहले से मार्केट में उतरना भी प्रेफर करती हैं, और अपनी जो बेसिक प्लेयर्स हैं जो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन पर स्टिक टू इट रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। लेकिन ऐसे में बायर्न का अल्फोंसो डेविस के लिए इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करना ये दिखाता है कि बायर्न पहले से कितना ज़्यादा फैंस पर थी। और अब न्यूज़ आ रही है कि बायर्न एक्चुअली अल्फोंसो डेविस के लिए एक बिड प्रेफर कर रही है रियल मैड्रिड के तरफ से। हाँ, तुमने सही सुना, ऑलरेडी तुम्हें पता है कि अल्फोंसो डेविस कितना बड़ा अगर बूस्ट होगा रियल मैड्रिड के लिए, और रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड भी थी अल्फोंसो डेविस के लिए। लेकिन द थिंग इज बायर्न तब तक उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी अल्फोंसो डेविस की जो कहानी थी उसको लेकर, क्योंकि वो ऑलरेडी किम मिन-जे की मुद्दा जो है उसमें फंसे हुए हैं, और वो अल्फोंसो डेविस जैसे लेफ्ट बैक को वो डेफिनेटली छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अब जो न्यूज़ है वो ये है कि अब बायर्न अल्फोंसो डेविस के लिए एक बिड सोच रही है, डिमांड कर रही है फ्रॉम रियल मैड्रिड। बट अगर तुम रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से देखो तो रियल मैड्रिड भैया फंसी हुई है अभी बहुत बड़े उलझन में, जस्ट बिकॉज ये पूरी एम्बापे की जो कहानी है, और एम्बापे की कहानी को लेकर बेसिकली रियल मैड्रिड अभी फैंस पे है। तो रियल मैड्रिड शायद मतलब 80% चांस है कि हो सकता है अल्फोंसो डेविस के पीछे ना जाए, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि अल्फोंसो डेविस, अगर तुम करेक्ट सिनारियो देखोगे तो डेफिनेटली हमारे जो डिफेंस है उसमें बूस्ट है अल्फोंसो डेविस। चाहे तुम अल्फोंसो डेविस के पूरे प्ले स्ट्रक्चर की बात कर लो, और रियल मैड्रिड के प्ले स्ट्रक्चर में डेफिनेटली वो बंदा फिट बैठेगा। तो ऐसे में आप क्यों इतना अच्छा मौका छोड़ रहे हो अल्फोंसो डेविस को साइन करने का, ये मेरे तो समझ से पार है। बिकॉज अगर आप एम्बापे कैसे पीछे जा रहे हो, और आपने सारे जितने भी प्लेयर्स हैं, अदर जितने भी इश्यूज हैं, उसको आपने सीधा इग्नोर करना समझा जस्ट बिकॉज आप एम्बापे को साइन करना चाहते हो, तो ये एक रोमांटिसिज्म मेरे समझ के पार जा रहा है। और ये सीजन अगर इसी हिसाब से चला तो ये सीजन कहां जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे नहीं पता। और बिलीव मी, रियल मैड्रिड बहुत गलत डायरेक्शन में चली जाएगी अगर एम्बापे का मसला थोड़ा सा भी फंसता है तो। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के फोर्थ अपडेट पर, जो कि है पॉल पोग्बा और यूवेंटस के तरफ से। और देखो, यूवेंटस पॉल पोग्बा के लिए ऑलरेडी फैंस पर थी, क्योंकि डेफिनेटली तुम समझ सकते हो कि पॉल पोग्बा इतना ज़्यादा गेम टाइम नहीं लिया जितना वो पैसे लेता है यूवेंटस में, जितना वो सैलरी उठाता है, और जितने पैसे में यूवेंटस ने पॉल पोग्बा को एक्चुअली खरीदा था उतना वो खेलता भी नहीं है बंदा। और उससे ज़्यादा टाइम तो मतलब पिछले सीजन की अगर तुम बात करो तो ऑलमोस्ट तुम 70-80% वो इंजर्ड ही रहा था पिछले सीजन में। तो ऐसे में यूवेंटस का या फिर किसी भी टीम का पॉल पोग्बा को लेकर एक फैंस पर जाना समझ में आता है, बिकॉज जितनी आप सैलरी ले रहे हो उसके हिसाब से आपको खेलना भी चाहिए, बट आप उतना टाइम दे ही नहीं रहे हो, आप इंजर्ड ही रह रहे हो 80% सीजन में। तो ये चीज़ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाती है किसी भी प्लेयर पर, चाहे वो प्लेयर कितना भी अच्छा हो। तो ऐसे में अब पॉल पोग्बा की जो कहानी है वो ये है कि यूवेंटस थोड़ा बहुत चाहती है कि शायद पॉल पोग्बा रुके, और अगर पॉल पोग्बा के तुम पर्सपेक्टिव से देखो तो वो चाहता है कि वो यूवेंटस में रुके। बट द थिंग इज, सऊदी से ऑफर पॉल पोग्बा के लिए बहुत बड़ा इमिनेंट है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन भी उठाता है कि क्या सऊदी सच में पॉल पोग्बा के पीछे जाना चाहेगी, जो बंदा मेजॉरिटी ऑफ टाइम इंजर्ड ही रहता है। तो अगर तुम सऊदी के पर्सपेक्टिव से देखो तो उनके लिए कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, वो बस प्लेयर का नाम लेकर उठा रहे जस्ट बिकॉज उनको अभी
अपने लीग में थोड़ी सी एक बूस्ट चाहिए। तो ऐसे में अब अगर तुम यूवेंटस के पर्सपेक्टिव से देखो तो डेफिनेटली पॉल पोग्बा उनके लिए एक एसेट बनना चाहिए, ना कि एक लाइबिलिटी। और अगर तुम पॉल पोग्बा के तरफ से देखोगे, उनके पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो पॉल पोग्बा यूवेंटस में रुकना अभी एट दिस पॉइंट प्रेफर कर रहा है रादर देन सऊदी में जाना। तो ये सबसे बड़ा चीज है कि अब यूवेंटस यहां से क्या फेस लेती है पॉल पोग्बा के डील के लिए, और पोग्बा कितना बड़ा अब यहाँ से सैलरी कट जो है वो उठाना प्रेफर करेगा यूवेंटस से। और अगर बहुत ज़्यादा सैलरी कट होती है तो पोग्बा डेफिनेटली एक ऐसा प्लेयर है जो यूवेंटस को छोड़कर जा सकता है कुछ फ्यूचर में। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या पोग्बा को रुकना चाहिए यूवेंटस में, और क्या यूवेंटस को सीरियसली पॉल पोग्बा को प्रेफर करना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंजरी और उतने जो कम प्ले टाइम उसने जो दी है यूवेंटस के लिए। खैर, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।